अपूर्व श्रीवास्तव बनी स्लोवाकिया में भारत की राजदूत। स्लोवाकिया गणराज्य में भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई हैं। अभी भारत के महावाणिज्य दूतावास टोरंटो में कार्यरत हैं श्रीवास्तव। भारतीय विदेश सेवा की 2001 बैच की अधिकारी हैं अपूर्व श्रीवास्तव। तो अपूर्व श्रीवास्तव जिन्हें स्लोवाकिया में भारत की राजदूत नियुक्त किया गया है। स्लोवाकिया गणराज्य में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है उनको। अभी भारत के महावाणिज्य दूतावास टोरंटो में कार्यरत हैं श्रीवास्तव और भारतीय विदेश सेवा की 2001 बैच की अधिकारी अपूर्व श्रीवास्तव हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने लॉन्च की 75 बैंकिंग यूनिट्स। कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन और उन्होंने कहा, इस मिशन से जुड़े सभी लोगों को बधाई। लोगों का जीवन आसान बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मिनिमम डिजिटल से मैक्सिमम सेवा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट में कागज रहित काम, 24 घंटे और 7 दिन बैंकिंग सेवा मिलेगी। पैसे भेजना और लोन लेना आसान होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना। और क्योंकि अब उद्घाटन हो गया है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का, तो कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने लॉन्च की 75 बैंकिंग यूनिट्स। कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन हुआ। उन्होंने कहा, इस मिशन से जुड़े सभी लोगों को बधाई। लोगों का जीवन आसान बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मिनिमम डिजिटल से मैक्सिमम सेवा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट में कागज रहित काम, 24 घंटे और 7 दिन बैंकिंग सेवा मिलेगी। पैसे भेजना और लोन लेना आसान होगा। देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल पढ़ाई की शुरुआत। हिंदी में मेडिकल पाठ्यक्रम का विमोचन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में हिंदी में मेडिकल किताबों का विमोचन किया और कहा, हिंदी को मजबूत करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से ये काम संभव हुआ है। अब मातृभाषा में तकनीकी और मेडिकल शिक्षा, नई शिक्षा नीति से क्रांतिकारी बदलाव हुआ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में कराएंगे। 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग विषय का अनुवाद हो रहा। नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा को जगह मिलेगी। अब भारत से ब्रेन डेड रुकेगा। ये शिक्षा के पुनः जागरण का क्षण है। तो ये समय जब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया किया जा सकता है और इसीलिए देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल पढ़ाई की शुरुआत हुई है। हिंदी में मेडिकल पाठ्यक्रम का विमोचन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में हिंदी में मेडिकल किताबों का विमोचन किया। कहा, हिंदी को मजबूत करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से ये काम संभव हुआ है। अब मातृभाषा में तकनीकी और मेडिकल शिक्षा होगी। नई शिक्षा नीति से क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में कराएंगे। 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग विषय का अनुवाद हो रहा है। नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा को जगह मिलेगी। अब भारत से ब्रेन रुकेगा और ये शिक्षा के पुनः जागरण का क्षण है। एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से चुनाव का शंखनाद किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का केजरीवाल सरकार पर हमला। केजरीवाल सरकार विकास कार्यों में बाधा डालने का काम करती रही है। नड्डा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में चहुमुखी विकास हो रहा है। दिल्ली में मोदी सरकार ने नई विकास नीति अपनाई है, नए विकास कार्य किए हैं। बीजेपी का अपना एक सिद्धांत है, हमारे लिए सबसे पहले देश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, हम उस पर काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो सबके विकास की बात करते हैं, सबके लिए कार्य करते हैं और उसी पर हम काम करते हैं, जेपी नड्डा का ये कहना। तो एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनाव का शंखनाद कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का केजरीवाल सरकार पर हमला। केजरीवाल सरकार विकास कार्यों में बाधा डालने का काम करती आ रही है। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में चहुमुखी विकास हो रहा है। दिल्ली में मोदी सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं। बीजेपी का अपना एक सिद्धांत है, हमारे लिए सबसे पहले देश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, हम उस पर ही काम करते हैं। जल्द ही देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश बनेंगे डीवाई चंद्रचूड़। आधार से अयोध्या तक, निजता के अधिकार से धारा 377 तक मिसाल की तरह देखे जाते हैं डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले। दिल्ली के स्टीफन कॉलेज से विधि स्नातक, हार्वर्ड से LLM
और 1986 में चंद्रचूड़ ने की थी जुडिशियल साइंसेज में डॉक्टरेट। बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करते हुए बाद में वो हाई कोर्ट के जज बने। 13 साल बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रहे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीजे नियुक्त किए गए। 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए चंद्रचूड़ और देश के 13वें सीजेआई रह चुके हैं। डीवाई चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ सामंतवादी रियासत के दीवान थे। डीवाई चंद्रचूड़ के दादा विष्णु आजादी से पहले महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में थी सामंतवाड़ी रियासत। तो एक रियासत जिससे उनके दादा जुड़े थे, पिता भी, वो भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े और अब एक बार जल्द ही देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ भी जुड़ने वाले हैं, यानी कि वो प्रधान न्यायाधीश बनने वाले हैं। आधार से अयोध्या तक, निजता के अधिकार से धारा 377 तक मिसाल की तरह उनके फैसले देखे जाते हैं। दिल्ली के स्टीफन कॉलेज से विधि स्नातक किया, हार्वर्ड से एलएलएम किया। 1986 में चंद्रचूड़ ने जुडिशियल साइंसेज में डॉक्टरेट की। बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करते समय वो उसके बाद हाई कोर्ट जज बने। उसी समय के ड्यूरेशन में 13 साल बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रहे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीजे नियुक्त किए गए। 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे और देश के 13वें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ रह चुके हैं। सामंतवाड़ी रियासत के दीवान थे डीवाई चंद्रचूड़ के दादा विष्णु और आजादी से पहले महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में सामंतवाड़ी रियासत थी। बिहार में मोकापा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 2 बाहुबलियों की पत्नियों के बीच रोचक मुकाबला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां पार्टी नहीं, व्यक्ति का महत्व है। आरजेडी उम्मीदवार हैं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, वहीं बीजेपी से प्रत्याशी हैं ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी। नीलम सिंह को मिल रहे हैं 7 पार्टियों के समर्थन, तो अनंत सिंह और ललन सिंह दोनों ही क्षेत्र में बाहुबली माने जाते हैं और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि यहाँ चेहरे पर वोट दिए जाते हैं। बिहार में मोकापा विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। उपचुनाव में 2 बाहुबलियों की पत्नियों के बीच में रोचक मुकाबला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पार्टी नहीं, व्यक्ति का महत्व है। आरजेडी उम्मीदवार हैं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और वहीं बीजेपी से प्रत्याशी हैं ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी। नीलम सिंह को 7 पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, तो अनंत सिंह और ललन सिंह दोनों ही क्षेत्र में बाहुबली माने जाते हैं। अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी। शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से 2 नामांकन पत्र पेश। शिवसेना की अधिकृत उम्मीदवार हैं ऋतुजा लटके। एहतियातन नगर सेवक राजू नायक ने भी नामांकन भरा है। ऋतुजा का नामांकन रद्द हुआ तो चुनाव लड़ेंगे राजू नायक। अंधेरी पूर्व सीट के लिए दाखिल हो चुके हैं कुल 25 नामांकन। उद्धव गुट को ऋतुजा का नामांकन रद्द होने की आशंका फिलहाल बनी हुई है और कई जो नामांकन है वो दाखिल भी हुए हैं। अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी हो रही है। शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से 2 नामांकन पत्र पेश किए गए, तो शिवसेना की अधिकृत उम्मीदवार हैं ऋतुजा लटके। एहतियातन नगर सेवक राजू नायक ने भी नामांकन भरा है, तो ऋतुजा का नामांकन रद्द हुआ तो चुनाव राजू नायक लड़ेंगे। अंधेरी पूर्व सीट के लिए दाखिल हो चुके हैं कुल 25 नामांकन। उद्धव गुट का ऋतुजा का नामांकन रद्द होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एसटी कोटा 32% से घटाकर 20% कर दिया है और इसके बाद भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन दिया गया। हस्तक्षेप की मांग की गई। आदिवासी आरक्षण कोटा पहले की तरह बहाल करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी की आलोचना की और कहा बीजेपी की सरकार के समय क्या कर रहे थे सीएम रमन सिंह, तो ये कहीं पे आलोचना भी नजर आई और कहा कि आदिवासी आरक्षण कोटा पहले की तरह बहाल किया जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी की आलोचना की और उस वक्त कहा कि बीजेपी की सरकार के समय सीएम रमन सिंह क्या कर रहे थे। पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान में भीषण बाढ़ के बाद
कई लोग शरणार्थी बने हैं। सिंध में रहने वाले हिंदू आ रहे हैं भारत, लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है। पिछले 2 हफ्ते में 2 टोलियों में जोधपुर करीब 100 लोग पहुंचे हैं। कुछ लोग जोधपुर में ठहरे हैं, कुछ लोग जैसलमेर चले गए हैं। भारत में ही शरण लेना चाहते हैं ये सभी पाकिस्तानी हिंदू। तो ये सभी पाकिस्तानी हिंदू जो अभी 2 टोलियों में पहुंचे हैं, 100 के करीब ये संख्या बताई जा रही है। ये लोग पाकिस्तान दोबारा जाना नहीं चाहते हैं, जोधपुर पहुंचे और जोधपुर से भी थोड़ा आगे गए, लेकिन इस दौरान उनका कहना है कि वो दोबारा वहां पाकिस्तान नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। ईडी ने शुक्रवार रात जारी प्रेस विज्ञप्ति में खुलासा किया। कोयला परिवहन पर 25 रुपए प्रति टन होती है अवैध वसूली। ठेकेदारों अफसरों की मिलीभगत से रोज 2 से 3 करोड़ की वसूली। आईएएस समीर बिश्नोई, व्यापारी विष्णु अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ ईडी कर रही है। तो पूछताछ अब चल रही है, गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ठेकेदारों और अफसरों की मिलीभगत से रोज 2 से 3 करोड़ की वसूली। और आईएएस समीर बिश्नोई, व्यापारी विष्णु अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनसे ईडी पूछताछ कर रही है। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल के रिश्तेदार की संपत्ति अटैच। ईडी ने अटैच की ललित गोयल की 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति। रियल एस्टेट डेवलपर आईडीओ प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं ललित गोयल। सुधांशु मित्तल के नजदीकी रिश्तेदार हैं ललित गोयल। सुधांशु मित्तल का आईडीओ से कोई संबंध नहीं होने का दावा है। तो ललित गोयल के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ललित गोयल के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। तो बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल के रिश्तेदार की संपत्ति अटैच हुई है। ईडी ने अटैच की ललित गोयल की 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति। रियल एस्टेट डेवलपर आईडीओ प्राइवेट लिमिटेड की एमडी ललित गोयल है। सुधांशु मित्तल के नजदीकी रिश्तेदार हैं ललित गोयल। सुधांशु मित्तल का आईडीओ से कोई संबंध नहीं होने का दावा है। तो ललित गोयल के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। कर्नाटक में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत पहला मामला। 18 साल की खुशबू को लेकर भागा था 22 साल का सैयद मुहीन। शादी के लिए खुशबू का धर्म परिवर्तन करवा दिया। खुशबू की मां की शिकायत पर सैयद मुहीन गिरफ्तार किया गया है। अपहरण और धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज हुआ है। कर्नाटक में हाल ही में लागू हुआ है धर्म परिवर्तन विरोधी कानून और इसी के तहत ये मामला दर्ज हुआ। कर्नाटक में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत ये पहला मामला सामने आया। 18 साल की खुशबू को लेकर 22 साल का सैयद मुहीन भागा था। शादी के लिए खुशबू का धर्म परिवर्तन करवा दिया। खुशबू की मां की शिकायत पर सैयद मुहीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अपहरण और धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत अब मामला दर्ज किया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन यानी कि आईटीयूसी से जुड़ा मामला है। आईटीयूसी से जुड़ना चाहता है भारतीय मजदूर संघ यानी कि बीएमएस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा संगठन है भारतीय मजदूर संघ। बीएमएस को शामिल करने के खिलाफ है इंटक और हिंद मजदूर सभा। कांग्रेस का संगठन है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि INTUC। समाजवादियों का मजदूर संगठन है हिंद मजदूर सभा। दोनों संस्थाएं बीएमएस। महाराष्ट्र के एक बड़े बीजेपी नेता के बारे में जोरदार अटकलें हैं। सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता। उनकी जगह अन्य नेताओं को महत्व देने लगी है बीजेपी और जल्द ही राज्यपाल बनाए जा सकते हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता। तो वरिष्ठ बीजेपी नेता को लेकर ये अटकलें चल रही है। महाराष्ट्र के ये एक बड़े बीजेपी नेता हैं। सक्रिय राजनीति से संन्यास से ये वरिष्ठ बीजेपी नेता ले सकते हैं। उनकी जगह अन्य नेताओं को महत्व देने बीजेपी लग गई है और जल्द ही राज्यपाल भी ये वरिष्ठ नेता बनाए जा सकते हैं। शिवसेना के टूटने से पुलिस की मुसीबतें बढ़ी। शिंदे के कार्यक्रम में उद्धव समर्थकों को रोकने की नई जिम्मेदारी। जहां भी जाते हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, होता है विरोध। शिवसेना के उद्धव समर्थक कार्यकर्ता काले झंडे दिखाते हैं। पिछले दिनों मीरा भाईंदर में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिंदे गए। पुलिस ने काले कपड़े पहने किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया। काले झंडे दिखाने से उद्धव समर्थकों को बड़ी जिम्मेदारी उनके पास ये है कि इन लोगों को रोका जाए।
उत्तराखंड में जल्द ही इतिहास का विषय बन जाएंगे पटवारी। 150 साल पहले ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किए थे पटवारी। राजस्व पुलिस के रूप में पटवारियों की नियुक्ति हुई। उत्तराखंड पुलिस में शामिल होंगे राजस्व पुलिस के सभी पद और समायोजित करने के लिए 6 नए थाने, 20 नई चौकियां बनेंगे। अंकिता भंडारी की मौत के बाद धामी सरकार ने ये कदम उठाया है। पहले राजस्व पुलिस ने दर्ज किया अंकिता की मौत का मामला और बाद में पुलिस को हत्या का मामला सौंपा गया। बालाजी टेलीफिल्म्स के पूर्व सीओओ जुल्फिकार केन्या में लापता। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जुलाई में केन्या से 2 भारतीय लापता हुए। इनमें बालाजी टेलीफिल्म्स के पूर्व सीओओ जुल्फिकार अहमद खान भी शामिल हैं। स्टार टीवी के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जुल्फिकार अहमद खान। जुल्फिकार अहमद खान के साथ जैद सामी किदवई भी लापता हैं। दोनों के स्थानीय ड्राइवर निकोडेमस मवानिया का भी पता नहीं है। जैद सामी की पत्नी ने 28 जुलाई को गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। केन्या में 85 दिनों से लापता हैं जैद, जुल्फिकार और ड्राइवर। तो बालाजी टेलीफिल्म्स के पूर्व सीओओ जुल्फिकार केन्या में लापता है।